अब लोग यहाँ सीढ़ियाँ उतरकर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। सयाह यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी देखने जाते हैं, जो साहिल समंदर से दूर समंदर में मौजूद एक छोटे से पहाड़ के अंदर बनी हुई है, जहाँ कदीम जमाने के संगतराशों ने हिंदू देवमाला की मूर्तियां तराशी हुई हैं। सयाह दूर दूर से इन गारों को देखने आते हैं। एक बार मैं भी इन गारों को देखने गया था। मैं गेटवे ऑफ इंडिया की चौकोर सुतूनों वाली पारदरिंदुमा इमारत के अंदर उस तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ कश्ती में बैठकर समंदर की सैर को जाते थे। ठीक 1 बजे मुझे अपना कमांडो साथी पटेल दिखाई दिया। ये आदमी यकीनन मुसलमान था और हमारा खास एजेंट, जो न जाने कब से इस शहर में खतरनाक तरीन हालात में रहकर वतन अजीज की खदमत कर रहा था। उस वक्त भी वो पुरानी पतलून और बनियान में था और पाँव में रबड़ के जूते थे। उसने वहां आते ही मुझे देख लिया होगा, इसलिए अब वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा था। बीच साहिल की सीढ़ियों के साथ एक मोटर बोट लगी हुई थी। लोग उसमें सवार हो रहे थे। मेरे कमांडो साथी ने ऊपर ही से बंबई के मवालियों की जबान में मोटर बोट वाले से पूछा कि ये साला मोटर बोट एलिफेंटा को जाएगा। मोटर बोट वहीं जा रहा था। उसमें कई एक सयाह भी बैठे हुए थे, जिनमें कुछ यूरोपीय औरतें भी थी। कैमरे उनकी गर्दनों में लटक रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा कमांडो साथी पटेल एलिफेंटा गारों में जा रहा है। उसके पीछे पीछे मैं भी मोटर बोट में सवार हो गया। 10 मिनट बाद हम एलिफेंटा गार के छोटे से पथरीले जजीरे पर उतर गए। मैं अपने कमांडो साथी के पीछे था। मैंने दरमियान में 15-20 कदम का फासला रख लिया था। सयाह हुजूम की शक्ल में एलिफेंटा गार के दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरा साथी भी उनके साथ था। एलिफेंटा में कितने ही ऊंचे छतों वाले गार हैं, जहां शिव, पार्वती और उनकी देवदासियों की अनगिनत छोटी बड़ी मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई है। सुतूनों पर भी नक्काशी का काम किया गया है। गार में आते ही सयाह टोलियों में बट गए। हर कोई मूर्तियां देखने में महव हो गया। मेरे साथी कमांडो भी गार के पहलू में तराशी हुई छोटी गार में दाखिल होकर मूर्तियों को गौर से देखने लगा। यहाँ रोशनी का बड़ा माकूल इंतजाम था, मगर उस छोटे गार में मुकाबलतन कम रोशनी थी। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और गार में आगे चल पड़ा। गार 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद तंग होने लगा। आगे एक छोटा सा चबूतरा आ गया, जिसकी दूसरी जानिब नीचे बाहर निकलने का रास्ता था। मेरा साथी कमांडो पटेल मुझे साथ लेकर गार से बाहर निकल गया। उस तरफ ऊंची नीची बेशुमार चट्टानों का सिलसिला साहिल समंदर तक फैला हुआ था। समंदर की लहरें उन चट्टानों से टकरा रही थीं। ये इलाका वीरान था। हम साहिल पर चट्टानों के साथ साथ चलते उस मकाम तक पहुंच गए, जहां चट्टानी सिलसिले की आखिरी चट्टान आधी समंदर में डूबी हुई थी। आगे साहिल से हटकर नारियल के दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। आखिरी चट्टान में समंदर की जानिब एक छोटी सी अंधेरी सुरंग थी। वो उस सुरंग में आकर बैठ गया। फिर उसने जेब से एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन किया और एक खास फ्रीक्वेंसी पर कोड अल्फाज में पैगाम नशर करने लगा। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो भी कोड अल्फाज में थी। ये कोड मेरी समझ से बाहर था। कोई 15 सेकंड तक बात करने के बाद साथी कमांडो पटेल ने रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके जेब में रखा और मेरी तरफ देखकर बोला, हमें इस जगह बैठना होगा। ताज़ा पैगाम के मुताबिक रात के 2 बजे आबदोज समंदर से बाहर निकलेगी। आबदोज का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा कि ये आबदोज हमें कहाँ ले जाएगी। इस पर साथी कमांडो पटेल ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। वो मुझे अनाड़ी समझ रहा था। ये तासुर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तुम एक तजुर्बाकार कमांडो भी हो, फिर तुम्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सुबह होने से पहले पहले हमें साइरस नामी भारतीय एटमी रिएक्टर की ज़ेर ज़मीन लैब नंबर 2 को तबाह कर देना है। यही वो लैब है जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम पर काम आखिरी मरहले में है। मैं खामोश रहा। उसने सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप नजरों से सुरंग में से नजर आने वाली समंदर की लहरों को दिखता रहा। फिर उठा और बोला, मैं रात को आऊंगा, तुम इसी जगह रहना। उसने जेब से एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, ये तुम अपने पास रखो। तुम यकीनन अच्छी तरह जानते होगे कि इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है। वो चला गया। मैं चट्टानी सुरंग में अकेला रह गया। कई बार सुरंग से बाहर ताज़ा हवा में निकलने का ख्याल आया, मगर कमांडो मिशन की अहमियत के पेश नज़र मैं अंदर ही बैठा रहा। सूरज गुरूब होने लगा। दिन की रोशनी मद्धम पड़ गई, फिर शाम पड़ गई। उसके बाद चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। रात के 8:30 बज रहे थे। मुझे भूख के साथ प्यास भी लग रही थी, मगर कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे ऐसे हालात में भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैं खामोशी से बैठा रहा। रात के 10 बजे के करीब मेरा साथी कमांडो पटेल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। एक लिफाफे में मेरे लिए कुछ सैंडविचेस और थर्मस में पानी था। मैंने सैंडविचेस खाकर पानी पिया तो जान में जान आई। कमांडो पटेल सुरंग के अंधेरे में दीवार से लगकर नीम तराज था। उसकी आंखें तारीकी में चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था। मैं कुछ पूछता तो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाता। वक्त जैसे रिंग रिंग कर गुजर रहा था। मैं भी खामोश था और अपने बहुत जल्द शुरू होने वाले खतरनाक बल्कि तबाहकुन मिशन के बारे में सोच रहा था।
मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि रात के 2 बजे जो आबदोज तारीख समंदर में नमूदार होगी वो किस मुल्क की है और हमें लेकर यहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि भारतीय साइरस नामी एटमी रिएक्टर वहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर साहिल समंदर पर वाक़ था। जब रात का 1 बजा तो मेरा साथी कमांडो उठते हुए बोला, मैं खुदा के हुजूर सजदा करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। हम सुरंग से निकलकर समंदर के किनारे आ गए। अगरचे आसमान सितारों से भरा हुआ था मगर रात बहुत तारीक थी। समंदर दूर तक एक स्याह चादर की तरह फैला हुआ था। हमने वहीं समंदर के पानी से वुजू किया और रेत पर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे। खुदा के हुजूर सजदारेज होकर हमने अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और वापस सुरंग में आकर बैठ गए। साथी कमांडर पटेल थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर बाहर जाता और फिर वापस आकर बैठ जाता। वो खुद भी अब सिगरेट नहीं पी रहा था और मुझे भी उसने मना कर दिया था। हमने अपनी घड़ियां मिला ली थी। जब रात के ठीक 2 बज गए तो हम सुरंग से निकलकर चट्टान की ओट में रेत पर बैठ गए और दूर तक फैले हुए तारीक समंदर पर निगाहें जमाती। समंदर की लहरें यहाँ पुरसुकून थीं, चारों तरफ खामोशी थी। कमांडर पटेल टिकटिकी बांधे खुले समंदर की तरफ तक रहा था। मैं उधर ही देख रहा था। अचानक दूर खुले समंदर में मुझे कोई स्याह चीज उभरती दिखाई दी। इस स्याह शय को कमांडर पटेल ने भी देख लिया था। छोटी टॉर्च उसके हाथ में थी। समंदर में दूर जहां स्याह शय उभरी हुई थी वहां रोशनी का एक नुक्ता 3 बार चमक कर बुझ गया। यकीनन ये आबदोज थी जिसका हमें इंतजार था। कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का कोई सिग्नल न दिया। 10 सेकंड के बाद आबदोज की तरफ से रोशनी का नुक्ता उभरा। अब सिर्फ एक बार रोशनी होकर मालूम हो गई। अब साथ ही कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का रुख आबदोज की तरफ करके 2 बार रोशन की और टॉर्च बुझाकर उसे जेब में रख लिया। फिर वो मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से बोला, ये आबदोज हमें लेने आई है। खबरदार आबदोज के अमले के किसी आदमी से कोई बात न करना, कोई सवाल न करना। वहाँ हमारा चीफ कमांडर मौजूद है, हमें उसकी हिदायत पर अमल करना है। मैंने आहिस्ता से सांस लेकर सिर्फ इतना कहा, ओके। एक साया समंदर की सतह पर हमारी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये रबड़ की एक छोटी सी गोल कश्ती थी जिसे एक आदमी चला रहा था। उस आदमी ने स्याह वर्दी पहन रखी थी और चेहरा स्याह नकाब में इस तरह छुपा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। मैं और मेरा साथी कमांडो कश्ती में सवार हो गए। रबड़ की कश्ती हमें आबदोज के पास ले गई। आबदोज की दीवार के साथ छोटी सी स्टील की सीढ़ी लगी थी। ऊपर सिर्फ 2 आदमी खड़े नीचे देख रहे थे। उन्होंने भी स्याह लिबास पहन रखा था और चेहरे स्याह नकाबों में छुपे हुए थे। ये नकाब काले मास्क की शक्ल में थे जिसमें मुंह सर गर्दन तक छुप गया था। जब हम आबदोज के अंदर पहुंचे तो आबदोज समंदर में गोता लगा गई। हमें आबदोज की तंग राहदारी से गुजार कर एक केबिन में पहुंचा दिया गया जहां हमारा चीफ कमांडर हमारा इंतजार कर रहा था। वो मेज पर नक्शा फैलाए उस पर झुका हुआ था। हमें उसने बैठने का इशारा किया। सिर्फ एक बार हर एक पर तायराना निगाह डाली और फिर नक्शा देखने में डूब गया। 5-7 मिनट इसी तरह गुजर गए। तब उसने नक्शे पर से गर्दन उठाई और हमारी तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ आकर इस नक्शे को गौर से देखो और इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुम्हें इसी नक्शे के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन अपने टारगेट तक पहुंचना होगा। हमने नक्शे को गौर से देखा। समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा पाइप था जो भारतीय एटमी रिएक्टर साइरस की लेबोरेटरी की अकबी दीवार से निकलकर पानी के अंदर ही अंदर समंदर में गिरता था। हमें भी पाइप के जरिए एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचकर वहां चंद एक खास जगहों पर टाइम बम लगाने थे। अब मुझे महसूस हुआ कि ये मिशन किस कदर पेचीदा है। जान जाने का खतरा हर कदम पर था। उसकी मुझे परवाह नहीं थी। परेशानी मुझे इस बात की थी कि साइरस की लैब नंबर 2 में चीफ कमांडो की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी इतनी शदीद थी कि हमारी कामयाबी के सिर्फ 1% इम्कानात थे। उसके बावजूद हमें हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें मतलूबा मकामात पर टाइम बम चिपकाने होंगे। चीफ कमांडो ने हमें 2 जहरीले कैप्सूल दिए जिन्हें हमारे मुंह में ऊपर वाले दांतों की कतार में सबसे पीछे इस तरह चिपका दिया गया कि वक्त पड़ने पर हम उसे आसानी से चबाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो सकते थे। आबदोज समंदर के अंदर ही अंदर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। मैंने देखा कि आबदोज के अमले के हर रुकन ने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा था। ये किस मुल्क की आबदोज थी ये मुअम्मा आज तक हल न हो सका। उस वक्त मुझे इस मुअम्मे से कोई सरोकार नहीं था। चीफ कमांडो हमें लैब नंबर 2 का नक्शा दिखाकर उसकी एक एक तफसील मुख्तसर अल्फाज में जहन नशीन करवा रहा था। इस दौरान पुरस्कार आबदोज समंदर के नीचे गहरे पानियों में अपने टारगेट की तरफ महवे सफर थी। जब चीफ कमांडो अपनी ब्रीफिंग खत्म कर चुका तो आबदोज भी एक खास मकाम पर पहुंचकर रुक गई। चीफ कमांडो ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो हमें साथ वाले केबिन में ले गया जहां हम तीनों के अलावा आबदोज के अमले का एक रुकन भी स्याह नकाब पहने मौजूद था। छोटे से केबिन के वस्त में एक गोल सुराख था जो समंदर के पानी से लबालब भरा हुआ था। आबदोज में हवा के दबाव की वजह से ये पानी उछलकर आबदोज में दाखिल नहीं हो सकता था। चीफ कमांडो ने 2 किट हमारे आगे कर दिए। उसमें गोताखोरी का लिबास था। पतले रबड़ के जो लिबास हमारे जिस्म के साथ चिपक गए।
हमारे पाँव में चप्पों की तरह के स्लीपर पहना दिए गए। हमें साइलेंसर लगा एक एक छोटा पिस्तौल भी दिया गया। हमने छोटे ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरों पर चढ़ा लिए। सबसे पहले मेरा साथी कमांडो पटेल उस समंदरी कुएं में उतरा। उसके बाद चीफ कमांडो ने मुझे इशारा किया। मैं भी समंदरी कुएं में उतर गया। कोई 15-20 फुट नीचे तक हम उमूदी सिलेंडर में ही उतरते चले गए। उसके बाद हम आबदोज के नीचे खुले समंदर में आ गए। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर देखा। हमारे सरों के ऊपर पुरस्कार आबदोज लंगर डाले खड़ी थी। साथी कमांडो पटेल एक मशाक गोताखोर था और उसे इस इलाके से वाकफियत भी थी। वो समंदर के अंदर पुरसकून बोझल पानी में आगे आगे तैरता रहा। मैं उसके पीछे तैरता चला जा रहा था। आबदोज से समंदर में हल्की हल्की रोशनी जरूर होती, मगर रात होने की वजह से समंदर बिल्कुल तारीक था। आबदोज के नीचे जो धीमी सी रोशनी निकल रही थी, हमारे समंदर में उतरने के 1 मिनट के बाद वो भी बुझा दी गई। अब हम अंधेरे में समंदर के नीचे आगे बढ़ रहे थे। कमांडो पटेल के पांव के समुद्री स्लीपर मेरे चेहरे के आगे आगे हरकत कर रहे थे। मैं उनकी गर्दिश पर पीछे पीछे तैर रहा था। हम समुद्री घास फूस और झाड़ियों के बीच में से गुजर रहे थे। आगे नशेबा गया। मछलियां हमारे जिस्मों से टकरा जाती थीं। हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा समंदर के नीचे तैरना मुश्किल होता है। पानी का दबाव जिस्म को शल कर देता है और तजुर्बेकार गोताखोर की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है और जिस्म पर नक्काहत तारी होने लगती है। नशेब से गुजरने के बाद साथी कमांडो पटेल बिल्कुल सीधा सा हो गया। अब उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से नीचे एक समुद्री टीले की तरफ इशारा किया। समंदर के नीचे की तारीकी में अब मुझे उसका जिस्म एक साए की तरह नजर आ रहा था। हम समुद्री टीले या चट्टान के बिल्कुल करीब आ गए, जहां मुझे एक बहुत बड़ा पाइप नजर आया जिसमें से सफेद रंग का पानी एक लहर की तरह बह रहा था। यही वो पाइप था जिसमें से गुजरकर हमें दुश्मन की एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचना था। कमांडो पटेल ने पाइप की तरफ एक बार फिर इशारा किया और दोनों पांवों के स्लीपरों को मछली की दुम की तरह हिलाता पाइप के मुंह की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसके अंदर दाखिल हो गया। मुझे उसके पीछे जाना था। जो ही मैं उस कुशादा पाइप में दाखिल हुआ, मेरे कान बंद होने लगे। जहां पानी का दबाव ज्यादा था, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं मौत के मुंह में आ गया हूं। सामने से पानी का बहाव हमें वापस समंदर की तरफ धकेल रहा था। हम जिस्म की पूरी ताकत सर्फ करके आगे बढ़ रहे थे। हमें बताया गया था कि हम खासी रफ्तार के साथ पाइप में से 2 मिनट में गुजर जाएंगे, मगर पानी के प्रेशर की वजह से हमें पाइप में 4 मिनट लग गए। पहले कमांडो पाइप में से बाहर निकला, उसके बाद मैं। हम नीची छत वाले एक छोटे से चोपचे में निकल आए थे। उसके अंदर चारों तरफ छोटी बड़ी नालियों से पानी गिर रहा था। यहाँ दीवारों के साथ स्टील और प्लास्टिक के छोटे बड़े कितने ही पाइप लिपटे हुए थे। हम तेजी से चोपचे या होज में से निकलकर बाहर आ गए। हमने फौरन अपने ऑक्सीजन मास्क और पाँव के फ्लैपर उतार कर एक तरफ बड़े पाइप के पीछे छुपा दिए। अब हमने अपनी रबड़ की पेटी के साथ प्लास्टिक के छोटे थैलों में बंद इंतहाई धमाका खेज टाइम बमों को चेक किया। ये बम तादाद में 10 थे। 5 टाइम बम मेरे साथी कमांडो के पास थे और 5 मेरे पास। हम इशारों में बात कर रहे थे, जबान से बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। नक्शे के मुताबिक हमें होज के जुनूब की जानिब जो बड़े पाइप लगे थे उनके दरमियान से गुजरकर लोहे की एक चक्करदार सीढ़ी पर चढ़कर मुल्हे का छोटे से ऑक्सीजन रूम में जाना था। उसकी छत के ऊपर लैब नंबर 2 का फर्श था। हमने पिस्तौल निकालकर हाथों में ले लिए। कमांडो पटेल ने बड़े पाइपों की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ बढ़ा। ये पाइप स्टील के थे और काफी बड़े थे। उनके दरमियान इतना फासला था कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। हम पाइपों के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ गए तो वहां लोहे का एक चक्करदार जीना ऊपर गैलरी की तरफ जा रहा था। हम दबे पांव जीना चढ़कर गैलरी में आ गए। गैलरी में लोहे का एक दरवाजा था जो बंद था। कमांडो पटेल ने उसके बोल्ट को ऊपर करके आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी। हम एकदम गैलरी की दीवार के साथ लग गए और पिस्तौलों का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। 3 सेकंड तक हम उसी पोजीशन में खड़े रहे। कमरा नक्काशी आब वाले होज और लैब नंबर 2 के दरमियान वाक़ था। ये लोहे की दीवारों वाला कमरा था, जहां भी जगह जगह प्लास्टिक और स्टील के छोटे बड़े पाइप गुजर रहे थे। कमांडो पटेल ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। छत फर्श से 1.5 गज ऊंची थी। छत के साथ भी लोहे के पाइप लगे हुए थे। कमांडो पटेल ने मुझे फर्श के दरमियान बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे कांधों पर पांव रखकर खड़ा हो गया। अब उसने अपने लिफाफे में से टाइम बम निकाल कर लोहे के पाइप के साथ चिपकाने शुरू कर दिए। ये टाइम बम वो छत वाले लोहे के पाइपों के साथ चिपका रहा था। 5 टाइम बम छत के वस्त में चिपकाने के बाद उसने मुझसे भी टाइम बम ले लिए और इन बमों को पहले वाले बमों के पीछे एक दायरे की तरह चिपका दिया। हमें बताया गया था कि लैब नंबर 2 की यूरेनियम फर्नेस इसी छत के ऊपर दरमियान में वाक़ है और हमें उसी जगह 2 दायरों की शक्ल में बम लगाने होंगे। इस काम से फारिग होने के बाद कमांडो पटेल मेरे कांधे से हल्की सी छलांग लगाकर नीचे उतरा। इन बमों के फटने की मुद्दत ज्यादा नहीं थी। ठीक 20 मिनट के बाद उन्हें कयामत खेज धमाके के साथ फट जाना था। हमें खास तौर पर हिदायत की गई थी कि बम लगाने के फौरन बाद हमें वहां से निकल जाना होगा।